नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 10 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं, कोई गूगल कटिंग नहीं देता हूं, है ना। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको कम समय में एग्जाम के लिए आप ज़्यादा तैयार हो जाओ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देखिए हड़प्पा ऑप्शन में दिया गया था, काफी कॉमन सा प्रश्न पूछा गया है ये, तो हड़प्पा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसी शहर के नाम पे। सबसे पहले हड़प्पा शहर की ही खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हड़प्पा कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये रावी नदी के किनारे है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी पश्चिमी उत्तरी स्थल आपको जरूर याद होना चाहिए। पूर्वी स्थल जो है ये आपका आलमगीरपुर है, ये आपका यूपी के अंदर है। उत्तरी स्थल जो है ये आपका मांडा है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। दक्षिणी स्थल जो है ये आपका दायमाबाद है, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। और जो पश्चिमी स्थल है ये आपका सुरकोतदा है, सुरकोतदा है ना, ये आपका पाकिस्तान के अंदर है। तो इंडिया में ही 3 स्थल है, पूर्वी है ना, पूर्वी उत्तरी और दक्षिणी, जो अंतिम छोर है सिंधु घाटी सभ्यता के। ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो दायमाबाद बता ही दिया, आलमगीरपुर बता दिया, मांडा बता दिया, सुरकोतदा बता दिया, दयाराम साहनी खोजे ये भी बता दिया। चलते हैं आगे, अगला कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके बारे में। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। VVI करके रखेंगे। सिंधु घाटी को छेड़ा एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, जो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल पूछा जाता है कहां पे है, तो ये गुजरात में है। और ये जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह हुआ करता था, पोर्ट हुआ करता था। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है लोथल, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक आपसे पूछा जाता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो ये आपका घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा जी। और कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपने पिक्चर देखा होगा मोहनजोदारो, ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता है। और ये सभी सभ्यताओं मतलब सभी स्थानों में से जो है सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा नगर था आपका। इसके अलावा भारत में अगर सबसे बड़ी नगर सिंधु घाटी की पूछा जाए तो राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के अंदर है, ठीक है। भारत में सेकंड जो आपका एक चीज हुआ था कि धौलावीरा जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। और ये यूनेस्को में कितने नंबर में शामिल किया गया, ये HCM में पूछा गया था। तो ये 40वें साइट है इंडिया के, जो लास्ट साइट भी है, ठीक है। तो ये धौलावीरा आपके गुजरात में है। आपसे एक क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है कि कौन से हड़प्पा कालीन साइट में खेल का मैदान जो है उत्खनन किए गए हैं, तो ये आपका धौलावीरा आंसर लगा के आना है। दोस्तों व्यू नहीं आ रहे हैं वीडियो में, बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं उड़ना इस मजाक में, है ना। जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं वो जरूर देख लेते हैं वीडियो, जिनको अब नहीं चाहिए तो मैं तो किसी को पकड़ के नहीं लाऊंगा। और मैं इतना जानता भी नहीं हूँ इसमें जो आपका एल्गोरिथम काम करता है यूट्यूब पे, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। सिर्फ वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरा टाइटल डिस्क्रिप्शन सेम ही रहता है, क्योंकि कोई एक बार लिख देता है मैं वही पोस्ट कर देता हूँ। सिर्फ वीडियो नहीं होती है, तो नहीं आता है व्यू, आएंगे जब आएंगे समय तो आप लोग मजाक न उड़ा है भाई, है ना। अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो ये आपका कार्यपालिका से, न्यायपालिका का पृथकीकरण से है। इससे पहले वाले शिफ्ट में बताया था और सब दिन बताते आया हूं। आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल की वीडियो आपको मतलब इसी चैनल पे मिल जाएगा, एक होल वीडियो देख लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अनुच्छेद 51 में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपके मन में आ रहा है कि आर्टिकल 51 तो मौलिक कर्तव्य से है, तो आप गलत हैं। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है, जो वर्तमान में 11 प्रकार के हैं। और जो आपका रसिया के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। उस समय 10 प्रकार का, लेकिन वर्तमान में 11 प्रकार के हैं, जो भाग 4 के ए में तथा आर्टिकल 51 के ए में है, ठीक है। अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। इसके अलावा जलदूत एप्लीकेशन किसके मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये भूजल के जो स्तर होता है, जो हमारा जल का लेवल गिर रहा है, तो इसके मापन, इसकी पता लगाने के लिए जो है आपका जलदूत एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए मैंने कल बताया था कि भाई जो भी एनिशिएंट पुस्तक है उसका ध्यान जरूर रख ले, जैसे दुर्गेश नंदिनी हो गया, इसके अलावा संवाद कौमुदी हो गया, रफ्त गुप्तर हो गया, है ना, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री हो गया। तो ये सब बात आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम्स अगर आप देने जा रहे हैं तो दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक भी हैं, जहां से हमारा वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसको लिया गया है वंदे मातरम को आनंद मठ से, ठीक है। और हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है ये भी पूछा जाता है कि किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। एग्जामिनर बहुत चालाक है, तो भारत विधाता शीर्षक से जो है जनगण मन पहली बार प्रकाशित किया गया था। और लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। गुरुदेव की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं जो 1913 में इंडिया के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार जीते थे साहित्य के क्षेत्र में। और किस कृत के लिए? तो गीतांजलि राइट के लिए। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट और है, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत, जनक, पिता सभी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचाई के मामले में बात करेंगे तो तिब्बत का पठार होता है, लेकिन उपनाम दिया गया है पामीर के पठार को दुनिया का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर के पठार को। तो आने वाले शिफ्ट के लिए पामीर का पठार रख लीजिएगा हमारे तरफ से। नागपुर के जो छोटा नागपुर का जो पठार है ना, इसे भारत का रूर कहा जाता है। भाई नागपुर महाराष्ट्र मत आ जाना, इस पठार का नाम है छोटा नागपुर पठार, जिसे भारत का रूर कहा जाता है। रूर कहने का मतलब है कि खनिजीय दृष्टिकोण से ये परिपूर्ण पठार है, ठीक है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कलबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बड़ा इनिशिएंट और बार बार रिपीटेडेड क्वेश्चन है ये, तो ये राजस्थान से है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किस नृत्य में सपेरा और गुलाब का जिक्र होता है? तो ये आपका कलबेलिया नृत्य ही है, ध्यान रखेंगे। इसे यूनेस्को के अमृत धरोहर के रूप में भी नॉमिनेट किया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा घूमर, पनिहारी और कठपुतली, ये तीनों ही नृत्य राजस्थान के ही है। गनगौर भी लिख लो, एक गनगौर भी है राजस्थान के। कठपुतली नृत्य आपने देखा होगा हिंदी पिक्चर के, कौन से गीत है वो, उसमें जो है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, प्रीति जिंटा हीरोइन है, उसमें कठपुतली नृत्य करते हैं और अर्जुन रामपाल हीरो है। इसके अलावा रंगोली, तमाशा, लावनी, कोली, फुगरी, ये सब महाराष्ट्र के डांस हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रंगोली बेसिकली डांस नहीं है, ये एक चित्रकला है। महाराष्ट्र के जो लोग, महिलाएं जो हैं अबीर और गुलाल से जो है फर्श पे चित्र बनाती हैं फूल का बेसिकली। इसके अलावा महाराष्ट्र से एक बर्ली पेंटिंग है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार से एक मिथिला पेंटिंग है, खास करके मधुबनी से। इसके अलावा एक झारखंड से सोहराई खोबर पेंटिंग है और एक उड़ीसा से भित्ति चित्र है। ये चारों जरूर ध्यान रखेंगे, ये आएगी एग्जाम में। इसके अलावा जापानी फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स का खिताब हाल में किसने जीता है? तो जापानी जो फार्मूला 1 रेस है ये आपका मार्क्स वर्स्टापेन जीता है। इसके काल बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं, जो भी प्रतियोगिता भाग ले रहे हैं सभी जीतते जा रहे हैं, ठीक है। आदमी का समय होता है जी पॉजिटिव और निगेटिव का, ये चाहिए आप मानिए चाहे नहीं मानिए, मैं तो फील करता हूं, है ना। जब पॉजिटिव समय रहता है आप कुछ भी करोगे ना पॉजिटिव ही होगा, जब निगेटिव समय रहेगा ज्यादातर काम निगेटिव हो जाता है। लेकिन ये सब मेंट नहीं करना है, कर्म अच्छे करिए, सब कुछ अच्छा होगा। सबसे अधिक बार फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है ये माइकल शुमाकर ने जीता है। इसके अलावा ओलंपिक में सर्वाधिक, एक ओलंपिक में सर्वाधिक 8 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड जो है ये माइकल फेल्प्स के पास है और ये अमेरिकी के तैराक हैं। नारायण कार्तिकेयन जो है ये भारत के फार्मूला 1 रेस से संबंधित जो है प्लेयर हैं, ड्राइवर हैं या फिर जो भी कहिए संबंधित, याद रखेंगे। इसके अलावा यदि किसी गेंद के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं गतिज ऊर्जा नहीं थे, लेकिन गतिज ऊर्जा 3 बच्चे बोले तो इसलिए मैंने गतिज ऊर्जा ही रखा है। गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अगर आपने वेग को दुगुना कर दिया, वेलोसिटी को दुगुना कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं 1/2 m तो एज इट इज है, v को हमने 2v लिखा और इसका होल स्क्वायर किया, तो क्या हो गया भाई 1/2 mv गुने 4 गुने v² हो जाएगा। 1/2 mv² तो होता ही है, ये 4 एक्स्ट्रा है यानी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, जैसे आपका जो भी चीज गति में मोशन में होता है उसमें गतिज ऊर्जा होता है, जैसे बांध बनाकर जल रोकेंगे तो आपका जो है ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, नहीं बांध बना के जल रोकेंगे
तो फोर्स लगता है, हाँ ये स्थिति जुड़ जाए, सही है भाई, स्थिति जुड़ जाए। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सा वाद्य यंत्र ठोस वाद्य यंत्र के श्रेणी में आते हैं। देखिए वाद्य यंत्र बेसिकली 4 प्रकार से इंडिया में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। जो आपका नाट्य शास्त्र है उसके अनुसार ये सब डिवाइड होते हैं। तो इसमें घन वाद्य यंत्र होते हैं, तो इसके जो है ठोस वाद्य यंत्र माना जाता है। बांसुरी को आप शिशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, ये भी क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछा गया है कि बांसुरी किस वाद्य यंत्र के उदाहरण है, तो शिशिर वाद्य यंत्र के उदाहरण है आपका बांसुरी। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है, आपका डेविस कप। थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन क्लू है थॉमस कप जहां सिर्फ मेल ही खेलते हैं, वहीं उबेर कप खाली फीमेल का ही प्रतियोगिता है। तो दोनों बात ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा क्रिकेट से तो कई सारे कप हैं जो आप जानते ही हैं, क्रिकेट वाला जल्दी पूछता भी नहीं है जी, है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका गॉडविन ऑस्टिन है, या इसे ही K2 कहते हैं, ठीक है, काराकोरम 2 कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान जो POK एरिया है वहां तक भी पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी ये भारत की ही मानी जाती है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। MTS एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि किस पर्वत चोटी को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है जी, है ना। तो माउंट एवरेस्ट ध्यान रखेंगे 8850 इसका जो है टोटल हाइट है वर्तमान समय में, ठीक है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ है तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। सिर्फ चोटी की बात आएगी तब सबसे बड़ी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी की श्रृंखला जो है ये आपका एंडीज है जी, एंडीज है जो आपके दक्षिण अमेरिका में है। तो ये बात सब स्पष्टीकरण करते चले तो अच्छा है, नहीं तो एग्जाम में सब कुछ जानते हुए भी लगता है कि अरे ठीक करके आए, घर पे लगता है कि अरे गलती हो गई, है ना। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो सेकंड है ये गॉडविन ऑस्टिन है, और थर्ड दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका कंचनजंगा सिक्किम है, ठीक है। इसके अलावा मैंने NTPC 2016 में मेंस दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये जो दुनिया का है तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये कंचनजंगा ही है। ध्यान रखेंगे चोटी कंचनजंगा दुनिया की सबसे तीसरी ऊंची है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची है। एक प्रश्न पूछा गया था, आयुध नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था। देखिए कल पूछा गया था आर्म्स एक्ट, आज पूछा गया आयुध भी उसी प्रकार का चीज होता है जी। युद्ध वगैरह में जो यूज होता है, जो भी बम गोले बारूद होते हैं उसे बेसिकली आयुध कह देते हैं, है ना, आर्टिलरी, है ना। तो ये 1979 में हुआ था। और जो आर्म्स इंडिया एक्ट आया था, जो मतलब अवैध तरीके से हथियार रखने पे जो है मतलब निगरानी किया करता, मतलब रोक लगी थी, तो ये 78 में आया था, 1878 में। विश्व बैंक ने किस राज्य को हाल ही में कर्ज दिया है या लोन दिया है, या फिर किस राज्य के साथ लोन के नामे मतलब लोन देने के लिए करार किया है, इस प्रकार का प्रश्न आया है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। विश्व बैंक की मुख्यालय कहां है, वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना 1944 में ही माना जाता है, लेकिन 1945 से काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक के साथ साथ IMF जो है इसकी भी मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में ही है। एक क्वेश्चन पहले पूछा करता था कि वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। और एक वाशिंगटन सुंदर को आप क्रिकेटर भी देखते हैं ना, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पूर्वीय तटीय क्षेत्र नहीं है। देखिए भारत में पूर्वी तटीय क्षेत्र को आप कोरोमंडल तट कहते हैं या फिर उत्कल तट कहते हैं, जो उड़ीसा वगैरह के तट होते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से सटे हुए तटीय भाग जो है उसे भी पूर्वी तटीय श्रेणी में ही रखा जाता है ना। तो ये सब जो है आपका पूर्वी तटीय हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका कोकन तट है, ये आपका गोवा के तट को कोकन तट कहते हैं, जो रत्नागिरी वगैरह साइड में लगती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न रीजन है, ये तो नाम से ही पश्चिमी घाट है। मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के तट होते हैं, अब क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा और लीन, मकरान तट कहा जाता है जी पाकिस्तान के तट को। और एक क्वेश्चन और बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि जिस प्रकार से इंडिया में बॉलीवुड आप देखते हैं, बॉलीवुड है ना इंडिया में फिल्म हिस्ट्री, तो उसी प्रकार से पाकिस्तान के जो आपका जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लॉलीवुड कहा जाता है। क्या लॉलीवुड कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जो आपका हॉलीवुड तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था जी मार्शल आर्ट कौन सा है, तो कलारीपट्टू जो है मार्शल आर्ट है। एक खेल और याद रखिएगा, मलखंभ जो है MP की जो है ज्यादातर MP में खेला जाने वाला ये खेल है। SSC CHSL पिछले साल पूछा गया था इमेज का पिक्चर देख के कि इस प्रकार का एक खंभा होता है, इस पे बहुत सारे आदमी चढ़ते होते हैं, तो ये कौन से खेल का उदाहरण है, तो ये मलखंभ है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। मिलेंगे फोर्थ शिफ्ट वाले एनालिसिस के साथ। अच्छा लगा हो
तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि मैं भी डिमोटिवेट ना हूँ और आपके साथ बने रहूँ। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।